नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार से लेकर यूपी तक सियासत इस वक्त एक बड़े मोड़ पर खड़ी है, जहां फैसले सिर्फ सरकार नहीं आने वाले सालों की राजनीति तय करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे और नई सरकार के गठन की टाइमलाइन ने हलचल तेज कर दी है। एनडीए के भीतर सम्राट चौधरी का नाम सीएम रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है, तो वहीं निशांत कुमार की एंट्री विरासत और नई पीढ़ी के नए समीकरण को जन्म दे रही है। डिप्टी सीएम से लेकर बांकीपुर सीट तक चर्चाएं तेज है। यूपी में चिराग पासवान का 403 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान दलित राजनीति में नए प्रयोग का संकेत दे रहा है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या ये नए समीकरण सियासत को स्थिर करेंगे या फिर नए टकराव की जमीन तैयार कर रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिस तरह से बिहार की राजनीति तेजी से बदल रही है। नीतीश कुमार के 9 अप्रैल को दिल्ली जाने, 14 अप्रैल के आसपास इस्तीफे देने और 15 अप्रैल को नई सरकार बनने की चर्चा है। एनडीए में सम्राट चौधरी सबसे मजबूत सीएम फेस अभी तक माने जा रहे हैं और ओबीसी समीकरण और बीजेपी में बढ़ता कद और उनकी आक्रामक छवि उनके पक्ष में है। तो दूसरी तरफ हम निशांत कुमार की एंट्री को कहा जा रहा है कि लेगेसी प्लस यूथ मॉडल को पुश कर रही है। एनडीए कास्ट बैलेंस प्लस लीडरशिप ट्रांजिशन को केयरफुली मैनेज कर रहा है ताकि नीतीश मॉडल भी बचे और बीजेपी का भी विस्तार हो। अब सवाल यह है कि क्या सम्राट निशांत कॉम्बो बिहार में स्टेबल पावर बैलेंस बनाएगा या फ्यूचर में लीडरशिप क्लैश पैदा करेगा? नहीं, लीडरशिप क्लैश तो मुझे नहीं लगता है कि पैदा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जरूरत है। और ओबीसी की राजनीति के धुरी में अगर एक तरफ 14% यादव समाज है तो दूसरी तरफ दोनों को मिला करके करीबन 9-10% लवकुश समाज है। सम्राट चौधरी जिनकी नाम आप ले रही हैं वो कुशवाहा समाज से हैं, निशांत लौ समाज से हैं, मतलब कुर्मी समाज से हैं। तो इन लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। और दूसरी तरफ जो एक बात आपने इंट्रो में बताया कि ट्रांजिशन फेज हो या जो पावर चेंज का जो फेज है, इसको बीजेपी या एनडीए बहुत ही सावधानी पूर्वक फूक फूक करके एक एक कदम बढ़ा करके और इसको आकार देने के लिए तैयार हो रही है, ताकि इस बीच में कोई ऐसी बात ना आ जाए जिसको लेकर के एनडीए में जो चीजें अभी तक स्मूथ चल रहा है असहज हो जाए। इसकी तैयारी चल रही है बहुत स्मूथली और बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि मेटिकुलसली इसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं। बिल्कुल 9 तारीख को कल नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं। विजय चौधरी जी ने आज इसकी बात कही भी है। 10 को वोट लेंगे राज्यसभा के सदस्य के तौर पर, 11 को लौटे, 12 को लौटे, जब भी लौटेंगे उसके बाद शायद एनडीए की एक बैठक है 13 को, जिस बैठक में एनडीए के सारे पार्टनर भाग लेंगे। नीतीश कुमार जी उसमें रहेंगे नहीं रहेंगे मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक थी और इस कयास लगाए जा रहे थे कि आज ये नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार जो है इस कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी, लेकिन इस बैठक को टाल दिया गया। ये कैबिनेट की बैठक हुई नहीं। कारण क्या हुए तो आएगा, चीजें थोड़ी छन करके आएगी कि आखिर उस निर्धारित बैठक को टालने के पीछे का मकसद क्या था। 14 को बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे सकते हैं, तब तक खरमास भी खत्म हो जाएगा। 15 को नई सरकार का गठन हो सकता है, क्योंकि एक संभावना व्यक्त की जा रही थी अक्षय तृतीया को लेकर 19 तारीख को, जो माँ लक्ष्मी का दिन है और हो सकता है कि उस दिन भी हो। लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं और डे टू डे तरह तरह के सोशल मीडिया पर जो बयान कयास आ रहे हैं, इसको लेकर के एनडीए भी अलर्ट मोड में है। इधर नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे, उधर नई सरकार के गठन के लिए विधायक दल का जो समर्थन है उसका पत्र गवर्नर साहब को सौंप दिया जाए और फिर नई सरकार बनाने के लिए उनका आमंत्रण मिल जाए कि आइए
नई सरकार का शपथ ग्रहण कीजिए। तो विलंब की संभावना तो कम दिखती है। दूसरा जो है वो आप कह रही हैं कि क्या सम्राट चौधरी जिस कास्ट कॉम्बिनेशन से आते हैं, जहां से आते हैं, करीब करीब सम्राट चौधरी जी के नाम पर मुहर लगा दी गई है। बिल्कुल आपने जो कहा कि थोड़ा सम्राट चौधरी जी को जिस तरह से बीजेपी ने ग्रूम किया है, अटैकिंग और बिल्कुल सामने वाले पर एग्रेशन के साथ हमला, ये तेवर बीजेपी को पसंद आती है। इस तरह के तेवर वाले लोगों को बीजेपी प्रमोट करते जाए। जो लोग भी हों, जहां भी उनकी सरकार है, और जो थोड़ा इस तरह के नेता होते हैं, मैंने तो कहीं देखा, आज ही देख रहे थे कि संघ की भी सहमति बीजेपी को मिल चुकी है, या बीजेपी ने सम्राट चौधरी जी के नाम पर संघ की भी सहमति दे चुकी है। चूंकि इनकी पृष्ठभूमि में ये और अलग अलग पार्टियों से निकल करके आए हैं, इसको लेकर के शायद संघ पहले से पूरी तरह से तैयार नहीं था, या तैयार होगा तो खबरें बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन संघ की भी सहमति अब ले ली गई है। और सम्राट चौधरी जी के नाम पर, चूंकि यहाँ एक सोशल इक्वेशन और सोशल कॉम्बिनेशन दोनों को ध्यान में रख करके कि अभी उपयुक्त चेहरा कौन होगा, उसमें सम्राट चौधरी जी अभी सबसे आगे दिख रहे हैं। देखते हैं 10 को, या हो सकता है कि 11 को, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा, कुछ और भी कद्दावर नेता हैं बीजेपी को, इनको दिल्ली बुलाया गया है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली में रहे उस समय भी एनडीए के नेताओं के जो शीर्षस्थ नेता है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, सरीखे नेताओं की कोई मुलाकात बात हो। इन लोगों को भी टास्क दे दिया जाए कि भाई कैसे कैसे स्क्रिप्ट तो लिखा जा चुका है, इसको कैसे आपको स्क्रिप्ट को पालन करना है, इसको आप समझ लीजिए। तो इसकी भी चर्चा है। बिल्कुल। निशांत के बारे में जो आप कह रही हैं, मुझे लगता है कि निशांत जितने सोबर हैं, शालीन हैं, निशांत बहुत अग्रेसिव नहीं है। इनके कार्यकर्ता और इनके नेता भले अग्रेसिव हैं, वो निशांत के पोस्टर लगा रहे हैं। मैं वही सवाल अभी करने वाली थी सर, कि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स अभी फुल ट्रांजिशन मोड में है, जेडीयू ने भी पूरा प्लान रेडी कर लिया है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है पावरफुल डिपार्टमेंट्स के साथ, और नीतीश कुमार पीछे से मेंटर के रोल में रहेंगे। निशांत भी धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। हमने देखा कल की सोनपुर में जैसे वो बाबा हरिहरनाथ टेम्पल जाकर दर्शन किए, इमोशनल भी दिखे और बोले कि पापा ने 20 साल में जो काम किया है लोग उसे भूल नहीं पाएंगे। साथ ही उन्होंने जनता से सपोर्ट भी मांगा और ये भी कहा कि मुझ पर, हमारी पार्टी पर और मेरे पिता पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है कि जेडीयू के प्रदेश महासचिव धीरज कुमार ने साफ कहा है कि नितिन नबीन के राज्यसभा जाने से बांकीपुर सीट खाली होगी और अगर निशांत वहां से लड़ते हैं तो आराम से जीत सकते हैं। हालांकि ये बीजेपी की सीट है, लेकिन जेडीयू के अंदर पुश शुरू हो चुका है। और सवाल ये भी है कि जिस तरह से आज हमने देखा कि जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का एक पोस्टर भी चर्चा में है, नीतीश कुमार और निशांत की तस्वीर के साथ लिखा हुआ था कि मजबूत विरासत, भविष्य दमदार, निशांत कुमार है तैयार। खास बात यह है कि दोनों के नाम का एनआई जो है वो हाईलाइट किया गया था। नीरज कुमार का यह भी कहना है कि ये विरासत का सिंबल है और कार्यकर्ताओं में जय निशांत, तय निशांत जैसे नारे भी चल रहे हैं। हालांकि सीएम फेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, फाइनल डिसीजन एनडीए लीडरशिप ही लेगी, लेकिन इसको लेकर क्या अलायंस में आपको टेंशन नजर आ रहा है? जिस तरह से पोस्टर की बात हुई, जिस तरह से बांकीपुर सीट को लेकर अचानक से चर्चा होने लगी। देखिए, आपके सवाल अलग अलग हैं। बिल्कुल कल हरिहरनाथ में गए थे वो भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने, चुकी वो तो हरि और हर दोनों वहां हैं, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं। निशांत वहां पहले भी जाते रहे हैं, क्योंकि उनकी धार्मिक आस्था रही है और सोनपुर वो जाते रहे हैं, उस मंदिर में जाकर के आशीर्वाद वो लेते रहे हैं। लेकिन कल उनका बड़ा सधा हुआ बयान था, जिसके तरफ आप इशारा कर रही हैं। अपने पिता के कामों को गिनवा रहे थे और कह रहे थे कि आशीर्वाद तो मिलेगा बिहार की जनता का, चूंकि पिता ने भी बिहार के लिए जो किया है।
देखिए, डिप्टी सीएम जैसे पद को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कोई कॉन्फ्लिक्ट है। अगर निशांत डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे हम्म। ही, जिसको कहते हैं कि एकदम सामान्य तरीके से उनको बुला कर बना दिया जाएगा। हम्म। क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूं कि डिप्टी सीएम कोई पद नहीं होता है, एक ऑनररी होता है। बिल्कुल। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उसमें किन्हीं को आपने कह दिया कि ये डिप्टी हैं, डिप्टी ये सीएम है, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो है नहीं, ऑनररी पोस्ट है। हम्म। क्या दिक्कत है? जिनके पिता ने इतने वर्षों तक, करीब 21.5 वर्षों तक हम्म। बिहार की सत्ता का नेतृत्व किया, एनडीए हमेशा मुख्यमंत्री बनाते रही, उसमें अगर निशांत पर ही पार्टी मुहर लगा रही है जेडीयू, तो निशांत को डिप्टी सीएम बनाने में मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई आपत्ति होगी, बीजेपी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। वहां पर कोई मामला जाकर के फंसता है जब अति उत्साह में ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री। तो क्या निशांत की सांगठनिक और जो सरकार में रहने की जो अनुभव है, क्या निशांत के पास है? और अगर नहीं है तो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। ये बात नीतीश कुमार भी समझते होंगे, ये बात बीजेपी भी समझती है कि एक वैसे लोग जो बिल्कुल राजनीति से अपने को अलग किए हुए थे और सीधे उनको ला करके राज्य का मुखिया बना दिया जाए, तो ये थोड़ा अपने आप में ये लगता है। जहां तक कुछ पोस्टर, बयान, धीरज कुमार, इनका उनका जो आप चर्चा कर रही हैं, ये निशांत से ज्यादा ये अपना स्पेस तलाश रहे हैं कि निशांत के बहाने जेडीयू में हमारा कद इतना अच्छा हो जाए कि नई सरकार में हमारे लिए कोई स्पेस बन जाए, हमें भी कोई जगह दी जाए कि भाई देखिए, निशांत के लिए तो कितने मुखर थे, किस तरह से ये बोल रहे थे, ये पार्टी की हिस्सेदारी, पार्टी की दावेदारी, पार्टी की बार्गेनिंग क्षमता को किस तरह से ये प्रेजेंट कर रहे थे। इसलिए वो अपना उसमें उनका भी इंटरेस्ट है। और बांकीपुर सीट की बात जहां तक आप कर रही हैं, तो जेडीयू के पास बहुत ऐसी सीटें हैं जो उसका अपना सीट है। बांकीपुर से वो अर्बन सीट से क्यों लड़ाए जाएंगे जो बीजेपी का ट्रेडिशनल सीट है, कास्ट डोमिनेटेड सीट है। वहां पर अगर बीजेपी, मान लिया जाए कि बीजेपी छोड़ भी देती है कि ठीक है कोई कास्ट कैंडिडेट नहीं लड़ेंगे, निशांत ही लड़ेंगे, क्या दिक्कत है, वो जीत ही जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू एक वैसी सीट पर क्यों भाग्य आजमाने जाएगी जो सीट ट्रेडिशनली उनका नहीं रहा हो, जो बीजेपी का रहा हो सीट। लड़ना होगा किसी विधायक को रिजाइन करवा के लड़ लेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। एमएलसी बना देंगे कि कोई विधायक जी को कहेंगे कि जाइए आप एमएलसी बन जाइए और निशांत वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ लेंगे। तो बांकीपुर को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि निशांत वहां लड़ेंगे। और अगर मंत्रिमंडल में जाएंगे भी तो 6 महीने का वक्त है, एमएलसी बन जाएंगे वो। एमएलसी का तो पद, पिता का ही एमएलसी का पद खाली हो रहा है, निशांत जी को वही दिया जाएगा। इसलिए बांकीपुर वाला स्पेसिफिक कोई अति उत्साह में जो धीरज जी हैं वो पुकार कर रहे हैं निशांत बांकीपुर से लड़े और लड़ करके फिर वो सत्ता के शिखर पर जाए, इसमें मुझे बहुत ये दिखता नहीं है। कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं मुझे दिख रहा है, सारी चीजें एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रही है। तब तो पार्टी अपने हिसाब से दबाव बनाती ही है ना, प्रेशर पॉलिटिक्स कहते किसको, पोस्टरिंग भी होता है। अच्छा तो ऐसा नहीं होगा तो ठीक है, अभी तो सोशल मीडिया पर 1000 तरह की खबरें चल रही हैं, जेडीयू का ये दाव हो जाएगा तो जेडीयू का वो दाव हो जाएगा। भाई जब अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, नीतीश कुमार जी ने मन ही बना लिया कि हम राज्यसभा में जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि इतनी बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी का सम्मान किया। अगर एक बार बीजेपी, जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जिसका स्टेक है, 89 विधायक है, एक बार बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने में जेडीयू को क्या दिक्कत होगी। बाकी डिप्टी सीएम से लेकर के और मंत्रालय तक देने में मुझे नहीं लगता है कि बहुत इफवट है। बहुत तरह का कि ये वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, वो सब चीजें स्मूथली हल हो जाएगा, वो विषय नहीं है। विषय है कि अगर डिप्टी सीएम बनेंगे निशांत तो एमएलसी बन जाएंगे,
जरूरत होगी कोई वैसी सीट जहां जो जेडीयू की अपनी ट्रेडिशनल सीट रही है उससे किसी विधायक को रिजाइन करके चुनाव लड़ लेंगे। बांकीपुर में क्यों जाएंगे ये भाग्य आजमाने, जो बीजेपी की सीट है। हाँ, अर्बन यूथ के बीच में हो सकता है कि एक इनका अलग इमेज बने कि भाई निशांत जो है वो बांकीपुर से लड़के पहले विधायक बने तब सरकार में शामिल हुए, वो एक अलग है। वो तो अलग अलग तरीके से आदमी अपने जिसको व्यक्तित्व कहते हैं उसके पर्सनालिटी को ग्रूम करता है, तो उसमें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोग कयास लगा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अभी दिख नहीं रहा है। हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं जो आप कह रही हैं कि इस ट्रांजिशन के फेज में चूंकि एक लंबे कालखंड तक नीतीश कुमार जी सत्ता के शिखर पर रहे और अपनी शर्तों पर सरकार बनाते रहे और गठबंधन के साथियों के साथ समझौता करते रहे, वो नीतीश कुमार जी राज्यसभा में चले गए हैं, तो क्या नीतीश कुमार जी अपनी ही शर्तों पर फिर अगली सरकार भी बनवाएंगे? अपनी ही शर्तों पर गठबंधन के साथियों को मंत्रालय का बंटवारा होगा, अपनी ही शर्तों पर इनके अलायंस के लोग इनकी बात मानेंगे। इसको लेकर के जरूर बीजेपी सजग भी है, सतर्क भी है कि हम किसी भी तरह से नीतीश कुमार जी को नाराज नहीं करें। ये ट्रांजिशन का फेज है और इस फेज को मुझे लगता है कि ये लोग स्मूथली टैकल कर रहे हैं। बिल्कुल सर, चिराग पासवान ने 2027 के यूपी चुनाव से पहले ये ऐलान किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये दलित पॉलिटिक्स में नई जगह बनाने की कोशिश है या बीजेपी की स्ट्रैटेजी ताकि मायावती के वोट कटें? बिहार 2020 में देखा था कि चिराग ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था। अब चर्चा है कि क्या यूपी में वही मॉडल दोहराएंगे? और एक सवाल और जिसका जिक्र हो रहा है, उनका हाल क्या मुकेश सहनी जैसा होगा या वो बीजेपी के लिए यूजफुल प्लेयर साबित होंगे? क्योंकि 2022 में सहनी ने निषाद वोट बैंक को साधने की कोशिश तो की थी, जो पहले से एनडीए का हिस्सा था। इससे भाजपा को नुकसान का खतरा हुआ। परिणाम ये रहा कि चुनाव के बाद उनकी पार्टी के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और उनका राजनीतिक कद घट गया। लेकिन चिराग पासवान का मामला अलग है। वो एनडीए के कोर वोट बैंक में सेंध नहीं लगा रहे। उनका फोकस जो है वो बीएसपी और विपक्ष के दलित वोटरों पर है। इसलिए भाजपा के लिए चिराग जोखिम कम और फायदा ज्यादा माने जा रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? चिराग पासवान ने जो ये ऐलान किया है, क्या भाजपा को नुकसान इससे पहुंचेगा या कैसे चलेगा? नहीं, इनकी पार्टी पहले भी लड़ी है, यूपी में लड़ी है, दिल्ली में लड़ी है, झारखंड में लड़ी है, लड़ते रही है इनकी पार्टी। तो चिराग चाहते हैं राष्ट्रीय दलित युवा चेहरा के रूप में अपनी पहचान बनाना। इस वजह से भी चाहते होंगे कि हम इतनी सीटों पर लड़े कि एक हमारा ये हो रिकॉग्निशन ऑल इंडिया लेवल पर। और उत्तर प्रदेश तो कहा जाता है कि देश की राजनीति की दिशा तय करता है, दशा तय करता है। दूसरी बात है कि सीट शेयरिंग को लेकर के एक दबाव बनाने की कोशिश भी इसको मान सकते हैं कि हम अगर एनडीए में हैं तो एनडीए हमारी हिस्सेदारी दे। इसको बार्गेनिंग पावर भी कह सकते हैं कि अगर आप नहीं देंगे सीट तो हम लड़ लेंगे 403 सीट पर। आपका नुकसान होगा कि उनका नुकसान होगा, इससे मुझे क्या लेना देना। तो एक सीट शेयरिंग को लेकर के एक दबाव की भी बात की जा रही है। और जो तीसरी बात है वो है कि दलित पासवान वोट बैंक के विस्तार की बात हो सकती है कि हम जो बिहार में इतना अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो मायावती का नुकसान कितना होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन समय के कालखंड में धीरे धीरे मायावती कमजोर तो जरूर हुई है उत्तर प्रदेश में। मायावती की वो ताकत तो नहीं है, लेकिन दलित समाज तो वहां है और दलित समाज ने कई बार दलित मुख्यमंत्री दिया उत्तर प्रदेश में। तो दलितों की ताकत है। चिराग पासवान इसको भुनाने की कोशिश करेंगे कि हम एक दलित पासवान को भी एकजुट करें, जिसके हम एक छत्र नेता के रूप में, चूंकि मायावती अब जो हैं वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल में जा रही हैं, तो उस स्पेस को हम भरें और उस स्पेस को भर करके राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने को साबित कर सकें कि भाई हम दलित युवा नेता के तौर पर हम हैं।
तो चिराग पासवान के पास सांसद भी हैं, चिराग पासवान के पास विधायक भी हैं, केंद्र में वो मंत्री हैं, बिहार में भी उनके विधायक मंत्री हैं, इसका वो लाभ लेना चाहते हैं। चौथी चीज कि जो पूर्वांचल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार, अगर आप देखेंगे तो वहां का जो सामाजिक राजनीतिक जो ये मिजाज है बिहार से मिलता जुलता है। कई जिले तो बिहार के सीमावर्ती जिले हैं जहां से लोगों का आना जाना, मिलना जुलना, शादी ब्याह सब कुछ होता है। तो अपने फलक का विस्तार के लिए चिराग इस तरह का मन बनाए होंगे। अब जो आपके सवाल है, मैं जरा उस सवाल पर आता हूं कि क्या वो नीतीश कुमार को जिस तरह से 2020 में नुकसान पहुंचाया, क्या वो इस तरह से एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे? चूंकि सत्ता में तो वहां एनडीए ही है। दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि क्या मायावती के वोट को वो काट लेंगे, चूंकि वो भी दलित चेहरा है, मायावती भी दलित का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो क्या मायावती का नुकसान होगा? चिराग न दलित में मायावती का नुकसान करेंगे न एनडीए का नुकसान करेंगे, ये किसी का नुकसान नहीं करेंगे। ये एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अभी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, पोस्टरिंग कर रहे हैं, एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब दिल्ली में आप हमें दे सकते हैं सीट, झारखंड में दे सकते हैं, तो जब हमारे मतदाता, हमारे समाज के लोग, दलित समाज के एक हम वैसे युवा चेहरा हैं जो राष्ट्रीय फलक पर हमारी पहचान है, फिर आप एनडीए में हमको क्यों नहीं जगह दे रहे? तो एनडीए में दबाव बनाने की कोशिश मैं समझ रहा हूं कि ये करेंगे। कितना ये सफल होंगे नहीं होंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एनडीए इनको नाराज क्यों करना चाहेगी? जब हर समाज के वोट को जब तक वो जोड़ेंगे नहीं, अब ओबीसी नहीं होगा, दलित उनके साथ नहीं होगा, अगड़े नहीं होंगे, पिछड़े नहीं होंगे, मुस्लिम तो नाराज है ही, वो चूंकि ध्रुवीकरण की राजनीति वो करते हैं, तो फिर एनडीए तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो एनडीए चिराग को मनाने की, समझाने की कोशिश करेगी कि जो दलित बहुल सीट है वहां आप लड़िए, आपके कैंडिडेट लड़ेंगे। अब अलायंस में इनको कितनी सीटें मिलती हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो इन्होंने पासा फेंक दिया है 403 वाली बात, मैं मानता हूं कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। कितना ये बार्गेन कर पाते हैं एनडीए को ये वक्त बताएगा, लेकिन एनडीए इनको नाराज नहीं करेगी और दलित वोटरों के बीच में चिराग पासवान का प्रेजेंस बता करके एनडीए इनके वोटरों का लाभ लेना पसंद करेगी, न कि चिराग को नाराज करके 403 सीटों पर इनको उम्मीदवार खड़ा करके और वो वोटों का नुकसान करना चाहेगी। एक जो दूसरे सवाल और आपके थे मुकेश साहनी जी को लेकर के, हाँ बिल्कुल, कभी कभी कुछ लोगों को इस तरह का भ्रम हो जाता है कि हमारा समाज केवल बस हमारे ही कहने पर उत्तर और हमारे ही कहने पर दक्षिण दिशा में चलेगा। राजनीति की वास्तविकता कभी कभी कुछ अलग होती है और उस वास्तविकता में जो उनके समाज के लोग भी होते हैं जिनको वो अपना वोट बैंक मान के चलते हैं, वो फिर अपने क्षेत्र, अपना विकास, जो पार्टियों ने उनके साथ गठबंधन के लिए, उनके समाज के लिए बेहतर किया है, उनके साथ खड़े हो जाते हैं और फिर इनके हाथ में कुछ नहीं आता। तो इतिहास से आदमी क्या करता है, सीखता ही तो है। चिराग पासवान जी जरूर इसका ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि केवल लड़ लेने से कोई व्यक्ति जीत जाएगा या किन्हीं का वोट काट लेने से हमें भला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एनडीए के साथ गठबंधन में ये चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं एनडीए इनको कितना सीट दे पाती है और कितने सीट पर ये मान जाते हैं। बार्गेनिंग पॉलिटिक्स के लिए इन्होंने इतना बड़ा ये फेंका है पासा कि हम 403 सीट पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। किसका नुकसान होगा इससे हमें क्या लेना देना है। तो एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का ये रिफ्लेक्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल, बिहार की सियासत में नए प्रयोग, नए समीकरण तैयार हो रहे हैं। किसको फायदा किसको नुकसान होगा ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इन तीनों विषयों पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।